गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो एक मोहतरमा थी जो पूछ रही थी कि सर एडिटोरियल क्या होता है। तो मिस, एडिटोरियल जो होता है वो किसी भी न्यूज़पेपर का वो भाग होता है जिसमें लेखक अपने विचारों को प्रकाशित करता है, और जो बहुत ही आवश्यक है उन तमाम लोगों के लिए जो राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है, या फिर जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप ही लोग बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में आते हैं। जब आपसे कोई बात करे किसी भी मुद्दे पे, तो आप अपनी बातें बहुत ही शक्तिशाली तरीके से रखने के लिए आपको उन घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। आप अपडेट रहेंगे तभी ना कुछ बोल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, डेली रूटीन आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य है, आप इसे पढ़ें और समझें, बेहतर तरीके से अपने समाज को सुधारें। यदि आपसे कोई किसी बारे में पूछता है, जैसे 3 कानून के बारे में यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रहा है, इसकी वास्तविकता क्या है, क्यों किसान इस तरह सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, तो यदि आप सच्चाई को समझते हैं तभी ना आप समझा पाएंगे। अन्यथा आप भी उन्हीं की तरह बोल देंगे बस ऐसा कुछ मत करो, चले जाओ आंदोलन करो। तो आज देखिए यहाँ पे जो है संजय गुप्ता जी ने लिखा है, राजनीति का मोहरा बने किसान। तो किस प्रकार से राजनीतिकरण हो गया एक तरह से किसानों के ऊपर, और किसान जो है राजनीतियों का मोहरा बनते चले आ रहे हैं। जितने लोग भी हैं हमारे देश में, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय हैं जो सरकार से एकदम तानातानी किए बैठे हैं कि जैसे उन्हें अवसर मिले वैसे हम उनके ऊपर हावी हो जाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों द्वारा दिल्ली को घेर कर कृषि कानूनों को हटाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है वह अब एक जिद में तब्दील हो गया दिखता है। किसान नेताओं ने सरकार के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है जिसमें इन कानूनों को 1.5 साल तक रोकने को कहा गया था। तो किसान दोस्तों किस प्रकार से जिद पर अड़ा हुआ, वो किसी प्रकार से कानून के साथ न सहयोग कर रहा है, न उसके द्वारा जो एक कहते हैं समिति का गठन किया गया है उसके निर्णयों को भी वो नहीं मान रहा है। वो बस यही चाह रहा है कि जैसे हो तैसे इस कानून को हटाया जाए, अन्यथा स्थिति और भी भयानक हो सकती है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम जो है कि एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे रिपब्लिक डे के दिन, जो कि अराजकता फैल सकता है दिल्ली जैसे राज्यों में। इससे यही लगता है कि किसान नेताओं का मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। किसान नेता उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने भी अपनी बात कहने को तैयार नहीं। वे कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी रूप देने पर अड़े हैं। किसान नेताओं के इसी रवैये को देखते हुए सरकार को यह कहना पड़ा कि अब उसके पास उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं। वास्तव में इसका कोई औचित्य नहीं कि सरकार तो लगातार नरमी दिखाए लेकिन किसान नेता टस से मस न हो। तो दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है कि आप सुनना क्या पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या है कि किसान नेता किसी बात को, जैसे जब सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ वार्तालाप करें, आपके तमाम उन विषयों के बारे में भी हम अपनी बातें रखेंगे जो आप चाहते हैं, पर किसान कह रहे हैं नहीं, हम किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं, बस एक ही चीज़ आप करें कि इस कानून को ख़त्म करें। निसंदेह भारत का किसान गरीब है, लेकिन सारे किसान गरीब नहीं है, और जो किसान करीब 2 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हैं वे तो खास तौर पर अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। इसकी पुष्टि पंजाब हरियाणा से लाखों ट्रैक्टर दिल्ली लाने की तैयारी से भी होती है। किसान ये ट्रैक्टर अपने खर्चे से लाएंगे और ले जाएंगे। संपन्नता के चलते ही यहाँ के किसान आमतौर पर दिहाड़ी मजदूरी से खेती कराते हैं। इसी कारण वे अपना काम धाम छोड़कर इतने दिन दिल्ली में डटे हैं। चूंकि किसान संगठनों को समर्थन दे रही कांग्रेस एवं वाम दलों की दिलचस्पी किसानों को उकसाने में अधिक है, इसलिए वे यह कहने को तैयार नहीं कि किसान गणतंत्र दिवस का की गरिमा का ध्यान रखें। अब आपको बता दें, जो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर में मिलते हैं, पूर्वांचल जिसे आप कहते हैं, या फिर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में चले जाएं, मध्य प्रदेश के इधर वाले बेल्ट में चले जाएं, जो आपका कह सकते हैं इलाहाबाद से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पे चले जाइए तो यहाँ पे बहुत छोटे किसान मिलेंगे, सीमांत मिलेंगे। और जो हरियाणा पंजाब का जो बेल्ट है दोस्तों, बहुत, और या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लें तो वहाँ बड़े बड़े
काश्तकार हैं, बड़े बड़े किसान हैं, जिनके पास 2-2 500 बीघे एक बड़ी मात्रा में उनके पास खेती होती है, जो मजदूरों के माध्यम से खेती कराते हैं। यही कारण कि दोस्तों वो जो भी खर्चा हो रहा है वहाँ पे दिल्ली में, जितने दिन से वो स्टे किए हों 1.5-2 महीने से, कोई सामान्य जो किसान है, हमारे यहाँ का किसान, वो भरपाई नहीं कर सकता। वो तो अन्न के माध्यम से किसी दूसरे के ट्रैक्टर से अपनी खेती कराता है, तो ऐसे में बेचारा उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। अपेक्षाकृत समृद्ध किसान तो दिल्ली में डेरा डाले हैं, लेकिन आम किसान उनके आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। वह इस आंदोलन में अपना हित नहीं देख रहे हैं। कई किसान संगठन तो कृषि कानूनों को अपने लिए ज़रूरी मान रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का अधिकार लाभ पंजाब हरियाणा के किसान उठाते हैं। ऐसा नहीं है सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं भैया भविष्य में ऐसा होगा, तो भाई भविष्य में क्या होगा किसने देखा, पर अभी तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो कुछ किसान समझ रहे हैं कि जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य वो सही है, सही दिशा में काम कर रहा है, इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पर दोस्तों एक बड़ी संख्या में जिस तरह से दिल्ली को कुछ किसान घेर के बैठे हुए हैं, आए दिन एक नई घटना को अंजाम देने की जिस तरह फिराक में कई लोग पकड़े जाते हैं, ये कभी न कभी समस्या विकराल हो सकती है, और इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट बताना चाहिए जो आंदोलन कर रहे हैं जो किसान। एक तरह से एमएसपी पर उनका एक अधिकार है। एमएसपी का लाभ उठाने वाले किसान उसे कानूनी रूप देने की मांग करने के साथ यह भी चाह रहे हैं कि उन्हें पराली जलाने से रोका न जाए और न ही बिजली की सब्सिडी में कटौती की जाए। अब देख सकते हैं कि इसके माध्यम से जो सारी परेशानियां हैं किसानों को, सारी चीज़ें अपने पास रख दिया है कि पराली उन्हें जलाने दिया जाए। दोस्तों पराली जलाने दिया जाए, यदि इसी मात्रा में सबको इससे छुटकारा मिल गया तो स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाएगी, और आने वाले दिनों में पर्यावरण पे जो हमारा इस समय नियंत्रण है, अन्य देश हमारी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्थिति बहुत ही भयानक हो जाएगी। जाके देखिए अन्य देशों में। तो दोस्तों ये सही नहीं है जो ये मांग कर रहे हैं कि नहीं हमको पराली जलाने दिया जाए, फिर कल को कोई और उठे संगठन समाज की हमको ये करने दिया जाए, तो आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। आप लोगों को वहीं तक अधिकार है जहाँ तक किसी अन्य के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। बिजली कटौती सब्सिडी मिलना चाहिए, चलिए सब बिजली वाला सब्सिडी तो एक हो सकता है, उसमें कोई गुंजाइश, पर कुछ चीज़ें हास्यास्पद है जिसपे सरकार कुछ नहीं कह सकती। पंजाब हरियाणा के किसान ये समझने को तैयार नहीं कि धान की ज़रूरत से ज़्यादा खेती के चलते भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इसके कारण उपजी समस्याएं गंभीर रूप से लेती जा रही हैं। एक आकलन के अनुसार अगर दक्षिणी पंजाब में भूजल दोहन बंद नहीं हुआ तो वह रेगिस्तान में बदल सकता है। इस खतरे से पंजाब सरकार के साथ किसान भी अवगत हैं, लेकिन वे धान की खेती कम करने को तैयार नहीं है। दरअसल एमएसपी के लालच में धान की खेती की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों पंजाब की स्थिति रेगिस्तान से भी बदतर हो सकती है जो भारत में था रेगिस्तान है, क्योंकि जिस तरह से भूजल के जल को शोषण किया जा रहा, दोहन किया जा रहा, निचोड़ा जा रहा, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 10 साल में वहाँ पे पानी नहीं रह जाएगा, जिस वजह से वहाँ की सरकार कहती कि भैया धान में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और यहाँ पर हम मौसम के अनुसार रह भी नहीं सकते हैं, तो आप धान की खेती कम कर दीजिए। पर वहाँ का किसान मानने को तैयार नहीं है, पैसे की लालच में कहता नहीं भैया हम गेहूँ कम करेंगे पर धान की खेती करेंगे। देश में सबसे पहले 1966-67 में गेहूं के लिए एमएसपी की घोषणा की गई थी। तब अनाज की तंगी से जूझ रहे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना और गरीबों के लिए अन्न का प्रबंध करना बहुत प्रमुख लक्ष्य था। एमएसपी जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी वह पूरा हो गया। अब एमएसपी के दायरे वाली कई फसलों और खासकर गेहूं और धान का उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनकी भी सरकारी खरीद करनी पड़ती है। एमएसपी अधिक उपज वाली फसलों के लिए नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। एमएसपी तो उन्हीं फसलों के लिए होनी चाहिए जिनकी पैदावार कम है और जिनका आयात करना पड़ता है। तो देख सकते हैं मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होती है, जब शुरू में स्टार्ट किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था, तो इसके पीछे जो उद्देश्य था यही था कि जिन फसलों को प्राथमिकता हमारे देश के किसान नहीं देते हैं, जिनका उत्पादन बहुत कम हो रहा है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उससे एक लालच के रूप में, एक प्राथमिकता देने के रूप में वहाँ पे एमएसपी घोषित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदावार करेंगे। पर दोस्तों अब स्थिति इसकी उलट हो गई है। अब इसकी उपज इतनी ज़्यादा हो गई कि सरकार बस ऐसे ही खरीद रही है। एमएसपी पर अनाज की खरीद सरकारी मंडियों से होती है और
यह एक हकीकत है कि उनमें भ्रष्टाचार पनप गया है। यह भ्रष्टाचार अफसरों और बिचौलियों की मिलीभगत से होता है। हैरानी की बात है कि किसान नेता इस भ्रष्टाचार पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। वे यह देखने को भी नहीं तैयार है कि गैर जरूरी फसलें उगाना न तो उनके हित में है और न ही देश के। तमाम देशों के किसान आय के मामले में देश के किसानों से कहीं अधिक आगे निकल गए हैं। भारतीय किसानों के पिछड़ेपन के लिए सरकारी नीतियां भी उत्तरदायी रहीं और परंपरागत खेती का प्रचलन भी। आज़ादी के बाद भारत में अन्न की कमी थी और उसके चलते उसका आयात करना पड़ता था। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। बदली हुई स्थितियों में यह आवश्यक है कि किसान मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाएं, यानी बाजार के साथ तालमेल करें। 1990 के दशक में जैसे उद्योग व्यापार जगत को मुक्त अर्थव्यवस्था के दायरे में लाया गया, वैसे ही कृषि को भी लाने की ज़रूरत है। किसान नेता इस ज़रूरत को समझने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा करके वे आम किसानों का अहित कर रहे हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि आज देश के तमाम किसान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आकर ठीक ठीक कमाई कर रहे हैं। किसानों के लिए ज़रूरी है कि वे परंपरागत फसलें उगाने के बजाय आय के अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें। तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि दोस्तों, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, आय होता है, आय का जो जरिया होता है, अब किसी अन्य प्रकार का विकल्प भी तलाशें खेती के साथ साथ। जिस वजह से जिस किसानों का शोषण हो रहा है, किसान उन्नति नहीं कर रहा है। किसान पिछले 70 सालों से वही स्थिति बनी हुई है। अगर हमारे यहाँ पूर्वांचल वगैरह में देखें और राज्य के अन्य जगहों पे देखें, जहाँ पे किसान बेचारा कर्ज में दबता चला जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो ऐसे लोगों को एक विकल्प भी तराशना चाहिए। पर सरकार भैया, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, जब कोई बैंक में जाता है, ये भी तो दिक्कत है। किसान नेताओं की तरह कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार को नीचा दिखाने की रणनीति पर चल रहे हैं। विपक्षी दल यह जानते हैं कि किसानों की हालत में सुधार लाने की ज़रूरत है और यह सुधार खेती को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने से होगा। इसी कारण कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में वैसे कानून की वकालत की थी जैसे कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं, लेकिन आज राहुल गांधी किसानों को बरगलाने के साथ मोदी को किसानों का दुश्मन बता रहे हैं। कांग्रेस सरीखे दलों को तो किसानों की परवाह नहीं, लेकिन किसान नेताओं को यह समझना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था और खेती के तौर तरीकों से चिपके रहने से किसानों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसान नेताओं के कहने पर दिल्ली आए किसानों को भी यह समझना चाहिए कि वे एक संकीर्ण राजनीति का मोहरा बनाए जा रहे हैं। अभी भी समय की किसान हित की वास्तव में चिंता कर रहे हैं। किसान नेताओं को कृषि कानूनों को 1.5 साल तक रोकने के सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। किसी समस्या का समाधान सकारात्मक रवैये के साथ बातचीत करने से ही निकलेगा। नकारात्मक रवैये से कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।